डॉक्टरों तथा मरीजों की सुविधा पर आईएमए ने लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। गांधी जी के गांव स्वराज की तर्ज पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चलो गांव की ओर का दिया नारा। हिंद सागर मीरा भाईदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मीरा भाईदर के जीसीसी क्लब में डॉक्टरों व मरीजों की सुविधा व सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने डॉक्टरों पर सरकार द्वारा थोपे गए नियमों से परेशान हो रहे डॉक्टरों तथा मरीजों के द्वारा डॉक्टरों के प्रति किए जा रहे व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए वार्तालाप किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जो कि नेशनल और स्टेट लेवल के हैं, यहाँ पे मीरा भाईंदर पधारे हैं। डॉक्टर मिलिंद नाइक सर, ये पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट और पास्ट नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये नागपुर से आए हैं। डॉक्टर आनंद काटे सर, ये हमारी जो एक पीपीएस स्कीम है, जो पेशेंट को इंश्योरेंस जो हम निकालते प्रोफेशनल इंडेमनिटी, उसके चेयरमैन है पिछले 5 साल से, नागपुर से आए हैं। ये हमारे डॉक्टर शिव कुमार उत्तुरे सर हैं, जो कि चेयरमैन महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के थे, अभी काउंसिल डिसॉल्व हो गई है, तो और इन्होंने एज अ ट्रेजरर आईएमए महाराष्ट्र में काम किया है। अभी वो अगले साल के लिए आईएमए महाराष्ट्र नेशनल के वाइस प्रेसिडेंट है। डॉक्टर अनिल लद्दड़ सर, ये ऑप्थेल्मिक सर्जन है नागपुर से, ये भी एमएमसी के मेंबर थे। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर रविंद्र कुटे साहब, जो कि एक जनरल सर्जन है, श्रीरामपुर जैसे छोटे से गाँव से बसते हैं, फिर भी पूरे महाराष्ट्र को में उन्होंने मेंबरशिप बढ़ाई है और बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है अभी। डॉक्टर जयेश लेले सर, ये हमारे पास्ट नेशनल के सेक्रेटरी थे, ये महाराष्ट्र के पहले सेक्रेटरी है जो नेशनल लेवल पे गए, और आप लोग ने सबने इनको रामदेव बाबा के साथ इंटरव्यू में देखा होगा। ये यही थे जिन्होंने रामदेव बाबा के साथ इंटरव्यू में उनके साथ मुंह तोड़ जवाब दिया था उनको, और अभी वो सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल लेवल के। ये हमारे अशोक अडाव सर है, नागपुर से आए हैं, ये पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट है, और हम लोग इनको प्यार से पेट्रन बोलते हैं, मतलब आईएमए महाराष्ट्र के संरक्षक पितामह, भीष्म पितामह। जैसे हमारे मीरा भाईंदर के अग्रवाल सर है। डॉक्टर रवि वानखेड़कर, ये हमारे पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और WMA मतलब वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के 4 साल से ट्रेजर थे। अभी अप्रैल एंड में इनका टेन्योर ख़त्म हुआ है। तो फिर इसके साथ में हमारे डॉक्टर अनिल पाटनेकर, जिसको हम धारावी में जो कोविड के टाइम पे इनको चीफ मिनिस्टर ने भी सम्मानित किया था, ये धारावी पैटर्न जो किया था उसमें मेन अनिल पाटनेकर सर और उत्तुरे सर का हाथ था। ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और पास्ट नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आईएमए महाराष्ट्र क्या कर रही है समाज के लिए? सो आईएमए महाराष्ट्र इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। इट्स एन NGO कंसिस्टिंग ऑफ 48,500 मेंबर सदस्य उधर काम कर रहे हैं। हमारे 250 ब्रांचेस है, शाखा है, और वो शाखा से माध्यम से क्या काम चल रहा है? अडॉप्शन ऑफ द विलेजेस। दिस प्रोजेक्ट इज आओ गाँव चले, and our branches, our members are highlighting on Avagav Chale. So we are expecting 250 Avagav Chale projects in this year, and at national level it will be something 2,000 Avagav Chale projects all over IMA at national level. वहाँ जाके हम 2000 at national level, वहाँ जाके हमारे सदस्य एनीमिया का कैंप लेते हैं, फीमेल फिटिसाइड में है, फीमेल कैंसर में काम है, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसा रक्तदाब है, मधुमेह है, और कार्डियक इलनेस है। उसके साथ वैक्सीनेशन का काम ज़बरदस्त चल रहा है। और वैद्यकीय फील्ड के अलावा जो गांव है उधर स्कूल में बच्चों को हेल्थ अवेयरनेस, लाइब्रेरी डेवलप करना, बुक्स देना, उनको फेलोशिप देने का, मेडिकल स्टूडेंट जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, पुअर है, उनको भी बुक्स का सेट उनको प्रदान करने का। और छोटे छोटे जो विलेजेस है जिसको हम तांडा कहते, पाड़ा कहते, वाड़ी कहते, वस्ती कहते, और बिग सिटी होगा तो उधर स्लम एरिया, ये स्लम एरिया में जाके हम लोग काम करते। दूसरा जो हम प्रोजेक्ट हाथ में लिया है वो CPR ट्रेनिंग फॉर रिक्शा ड्राइवर्स। रिक्शा पर्सन जो है ये की पर्सन है बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द पेशेंट्स, और वो हमेशा वो ऑटो में वो पेशेंट लेके जाते, उनको CPR ट्रेनिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। हर एक ब्रांच
100 लोगों को 100 रिक्शा ड्राइवर को ट्रेन कर रही है। मतलब आज इतना बड़ा काम 24,000 रिक्शा ड्राइवर को ये CPR ट्रेनिंग मिल जाएगा और जो पेशेंट्स है, मरीज है, उनको मदद मिल जाएगी। थर्ड इज़ अनट्रेन नर्सेस। हमने क्या किया, बहुत हॉस्पिटल में जो पारंपरिक सर्विस देने वाले लोग हैं, जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन काम अच्छा है, उनको हमने अभी हफ्ते में एक बार 1 आवर साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑन नर्सिंग स्किल्स ये शुरू किया है। मतलब 1 लाख पैरामेडिकल और अनस्किल्ड नर्सेस, पैरामेडिकल हेल्थ वर्कर्स, उनको ये अच्छे तरह से साइंटिफिकली बेस्ड ट्रेनिंग मिल जाएगा। अडॉप्शन ऑफ TB पेशेंट्स, IMA ये गवर्नमेंट के साथ हैंड इन हैंड काम करते हैं। जैसा कि हमने HIV एड्स में काम किया है, जैसा कि हमने कोविड में अच्छा काम किया है, वैसा मीजल्स में है और अब TB में हम काम कर रहे हैं। दवा तो सरकार दे रही है, लेकिन जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट पेशेंट को मिलना चाहिए वो 500 रुपया एक पेशेंट को महीने में लगता है और 6 महीने में 3,000 रुपये लगता है। वो हमारे IMA लोग करते हैं। हर एक ब्रांच ने 5-5 TB मरीज वो अडॉप्ट कर लिए थे ठीक करने के लिए। चैरिटी कम से कम 100 रुपीज़ चैरिटी हर एक डॉक्टर को कम से कम देता है। वो OPD में है, 50 पेशेंट होगा तो एक फ्री जांच करता है और एडमिट है, ICU है, सर्जरी है, मिनिमम 100 रुपीज़ चैरिटी हर एक डॉक्टर का कंसिडर किया तो देयर आर 4.5 lakhs मेंबर्स एट नेशनल लेवल और वो रोज का मल्टीप्लाइड बाय 365 days द चैरिटी गोज टू द 12,000 crore। सो इतना बड़ा चैरिटी करने वाला एक ही घटक समाज में है जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेंबर। और आगे भीड़ है, रास्ता है, IMA का बड़ी ब्रांच है, वहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देखा, ये अलग तरीका का काम IMA महाराष्ट्र आज कर रही है। हमें आपको बताना पड़ता है क्योंकि हमारी बहुत समस्या है। ये तो करते मानवता के कल्याण के लिए ये सब करते, लेकिन ये करते हुए हमारे जो नर्सिंग होम चलाने वाले डॉक्टर्स हैं, सिंगल क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर्स हैं और बड़ा अस्पताल चलाने वाले भी डॉक्टर्स हैं, वो बॉम्बे नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन हो, उनका रिन्यूअल हो, हायर का हो, देयर आर मेनी हॉस्पिटल इश्यूज़, पोल्यूशन कंट्रोल का हो, और भी है, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है, स्किल स्टाफ पे अवेलेबिलिटी है, इसके ऊपर हमारा झमेला चल रहा है। ये कहते हुए हमें ये भी होता है कि देयर आर मिसकम्युनिकेशन, समटाइम लोगों का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है और वो हॉस्पिटल में अटैक करते हैं, हमारे डॉक्टर्स पर अटैक करते हैं, हमारे हेल्थ केयर पर अटैक करते हैं। ये जो वायलेंस है वो भी नहीं होना चाहिए। मैं रवि वानखेड़कर, IMA का भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष था। दुनिया की पॉपुलेशन 4 लाख है, हमारा आधा डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल है, 6 कार्डियोलॉजिस्ट है, 1 कार्डियोलॉजिक सर्जन, 4 न्यूरो सर्जन पहुँच गए। तो ये स्थिति बहुत बदल रही है, तेजी से बदल रही है, ये बात सही है। फिर भी ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ हमारे विशेषज्ञ पहुँच नहीं पा रहे। उसकी वजह भी है क्योंकि एक कोई न्यूरो सर्जन है तो उसको CT स्कैन लगता है, उसको ब्लड बैंक लगती है, उसको न्यूरो एनेस्थेटिक लगता है, एक विशिष्ट सेटअप लगता है और वो छोटे सिटी में, छोटे गांव कस्बे में सर्वाइव भी नहीं होगा। ये अलग बात है कि वहाँ उसके बच्चों की पढ़ाई क्या होगी वो उसमें हम जा नहीं रहे हैं। दूसरी बात पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये जो ब्लेटेंट प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, पिछले 2 दशक से चालू हुआ है, जिससे कि आज देखेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, आप सब लोग उससे वाकिफ़ हैं। हम सब जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, ये सवाल पहले वाले सवाल से भी जुड़ा हुआ है कि हमारी फ़ी थी 6 महीने की 66 रुपये, यानी मेरे पढ़ाई पे या हमारे सब की पढ़ाई पे हमने कुछ खर्चा ही नहीं किया। तो हमारा एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी था, एक नैतिक जिम्मेवारी थी कि हम समाज के प्रति कुछ करें। लेकिन जो बच्चा आज 5 करोड़ लेके डॉक्टर होगा, उससे आप अपेक्षा कैसे करते हो? तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन पे है कि इसका निजीकरण हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। हर साल 3.3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज पुश्ड बिलो पॉवर्टी लाइन बिकॉज ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। जो हमारे किसान भाई आत्महत्या करते हैं ना, उसके साथ ये
घर में बड़ी बीमारी होना ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और अगर ये छोटे हॉस्पिटलों का सेक्टर, जो फैमिली हॉस्पिटलों का सेक्टर अगर बंद हो जाएगा, जो बंद होने जा रहा है, तो ये इसका नुकसान आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, स्पेशली इंश्योरेंस और जो हम बोल रहे थे कि डॉक्टर ओन्ड हॉस्पिटल और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसे कमाना और अपने शेयर होल्डर के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देना, ये उनका उद्देश्य है। ये बेसिक फर्क जो आ गया है ये बहुत डेट्रीमेंटल है। उसी तरह का काम इंश्योरेंस कंपनी से होता है। अपने को लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छा है। अमेरिका जैसे प्रगत देश में 17 पॉइंट जीडीपी का खर्चा होता है हेल्थ पे, लेकिन उनके इंडाइसेस 10 के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल है। वहाँ भी यही प्रिंसिपल है कि इंश्योरेंस कंपनी ना ही हॉस्पिटल का फायदे का काम करती, ना ही पेशेंट के फायदे का काम करती, वो अपने फायदे का काम करती है। ऑन एन एवरेज इंश्योरेंस कंपनी का फायदे का परसेंटेज 26 से 32% है। तो वो पेशेंट को भी नहीं फायदा होता और डॉक्टर को भी नहीं होता, वो अपनी कंपनी को होता है। तो बजाय इंश्योरेंस मॉडल के गवर्नमेंट ने अपना पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। मैं डॉक्टर अशोक अशोक अडाव भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ड्रग प्राइसिंग पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना। आज समझो हम हमारे ख्याल में है कि लोग पेट्रोल डीजल करते रहते, चिल्लाते रहते हैं ना। उसका प्राइसिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट ने बदल दिया, लेकिन वो पेट्रोल डीजल के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे 100% लोगों को पेट्रोल और डीजल खरीदना है रोज, समझो कुछ ना कुछ। लेकिन ड्रग्स का देखा क्या आपने? एक सादा, हम जिसको धनबाद का इंजेक्शन बोलते टीटी का, जो बेस्ट कंपनी का अवेलेबल था 85 पैसे में, अभी वो 17 रुपये कुछ पैसे में मिनिमम। यानी एक हाफ सीसी बोलते हैं उसको, आधा मिली दवाई की कीमत 85 पैसे से 17 रुपये कुछ पैसे हो गई विदिन 8 ईयर्स। तो कहाँ कंट्रोल करें? ये एक ड्रग की बात बताओ। जो दर्द का इंजेक्शन अभी बहुत फेमस है, वो जिसको हम डाइक्लोफेनाक बोलते हैं, वो इंजेक्शन बेस्ट कंपनी से लेते थे 2 रुपये 30 पैसे तक के हो जाता था। अभी वो 27-28 रुपये का हो गया।